तो सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अपन बात करेंगे आज उच्चतम न्यायालय की न्यायपालिका। आपने देखा था कि भारतीय संविधान का जो भाग 1 है वो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। संविधान का भाग 1 कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 1 से 4 तक है। और उसमें है भारत का राज्य क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश संघ क्षेत्र, भारत के राज्य व संघ क्षेत्र का उल्लेख है। अनुच्छेद 1 से 4 भाग 1। उसके बाद आपने देखा भाग 2 अनुच्छेद की बात करें तो 5 से 11 और इसमें है नागरिकता। क्या है? नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। उसके बाद आता है भाग 3। भाग 3 जो है वो प्रारंभ होता है अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। और अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35 तक है। इसके बाद में आता है भाग 4। भाग 4 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व हैं। इसमें क्या है? नीति निर्देशक तत्व। किसमें? भाग 4 में। उसके बाद आता है भाग 4 क। भाग 4 क। भाग 4 क में है 51 क। अनुच्छेद 1 है, इसमें कौन सा? 51 क। और ये जो अनुच्छेद है 51 का है, इसमें डाला गया है मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य है इसमें। ये भी हो गया था आपका। उसके बाद में आता है भाग 5। भाग 5 जो है इसके 5 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? अब भाग 5 का अध्याय 1 जो है वो 52 से 78 है। 52 से 78 इसमें कार्यपालिका है। भाग 5 का अध्याय 2 अनुच्छेद 79 से 122 इसमें संसद है। क्या है? संसद। भाग 5 का अध्याय 2 अनुच्छेद 79 से 122 तक इसमें क्या है? संसद है। फिर आता है भाग 5 अध्याय 3। अध्याय 3 में एक अनुच्छेद है मात्र, अनुच्छेद 123, उसमें है राष्ट्रपति का अध्यादेश। इसके बाद में आता है अध्याय 4। तो आज अपन बात करेंगे वो भाग 5 का अध्याय 4 है। आज पढ़ेंगे अपन भाग 5 का अध्याय 4। भाग 5 और इसका अध्याय 4 अनुच्छेद की बात करें तो ये अनुच्छेद 124 से स्टार्ट होता है और 148 तक है। अनुच्छेद 124 से 47 तक 124 से 147 तक है। और इसमें है भारत की न्यायपालिका, भारत का उच्चतम न्यायालय। भारत का उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय का मतलब है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट। भारत का सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, इस पे अपन चर्चा करेंगे। काफ़ी कॉन्सेप्ट के और फैक्ट के क्वेश्चन यहाँ से पेपर में आते हैं। तो इसके ऐतिहासिक फैक्ट की अपन बात करें पहले, तो ऐतिहासिक फैक्ट में सबसे पहले आता है इसमें कि भारत में न्यायपालिका की जो नींव डाली गई है संसदीय या ब्रिटिश सरकार के द्वारा, संसदीय पार्लियामेंट्री सिस्टम के द्वारा, वो सबसे पहले जो कानून बन के आया वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके ऐतिहासिक पहलू पर बात करें तो 1773 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो पहला कानून क्रियान्वित किया गया था शासन को चलाने के लिए, उसका नाम रखा गया था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट ये सबसे पहले एक्ट आया भारत में। अब जैसे आपने देखा कि 1864 में और 1857 में 2 युद्ध होते हैं। 1857 का युद्ध प्लासी का युद्ध था, अंग्रेजों ने जीत लिया था। उसके बाद में 1864 का बक्सर का युद्ध था। तो भारत में अंग्रेजों का जो स्थायी अधिकार होता है वो बक्सर और प्लासी के युद्ध के जीतने के बाद हुआ। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया बंगाल में, और उसी के तहत ब्रिटेन की सरकार की तरफ से रेगुलेटिंग एक्ट भारत में बन के आया। और ये जो रेगुलेटिंग एक्ट भारत में बन के आया है,
इसके तहत बंगाल के अधिकार में मद्रास और चेन्नई, मद्रास जिसका नाम चेन्नई है और बम्बई जिसका नाम मुंबई है, उसे भी किया गया। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में पहला गवर्नर स्थापित किया, जो पहला गवर्नर था उस पद का नाम कर दिया गवर्नर जनरल। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल इसमें बने थे जो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल है वारेन हेस्टिंग। कौन बना? वारेन हेस्टिंग बना। पहला गवर्नर है लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? लॉर्ड क्लाइव है। लेकिन बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछे तो बताओगे वारेन हेस्टिंग। और उसी कानून के तहत, किस कानून के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में सबसे पहले ये जो क्षेत्र है बंगाल वाला क्षेत्र है, यहाँ पे न्यायालय स्थापित किया गया। यहाँ पे अपेक्स न्यायालय, कौन सा न्यायालय स्थापित किया गया? अपेक्स न्यायालय स्थापित किया गया। अपेक्स न्यायालय भारत में पहला जो न्यायालय खोला गया है वो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत खोला गया है और ये स्थापित हुआ है 1776 में। भारत में पहला न्यायालय कोलकाता में अपेक्स न्यायालय के नाम से 1774 में स्थापित हुआ। किस कानून के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ये बात क्लियर हो गई सभी को? आगे क्या समझ में? तो अपन बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट का विकास कैसे हुआ वो बात अपन पहले कर रहे हैं। तो भारत में पहला न्यायालय रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में कोलकाता में अपेक्स न्यायालय स्थापित किया गया। अब ये जो अपेक्स न्यायालय है, अपेक्स न्यायालय ये ब्रिटेन के जो सुप्रीम कोर्ट है ब्रिटेन का, उसके नियंत्रण में काम करता है अपेक्स न्यायालय। और अपेक्स न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ है? कोलकाता में स्थापित हुआ है। कहाँ पे? कोलकाता में स्थापित हुआ है। अपेक्स न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ? कोलकाता में। अब इस अपेक्स न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की आप बात करेंगे, न्यायाधीश टोटल, तो हम कितना न्यायाधीश हैं? इसमें 3 + 1 = 4। टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 4 है। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। अपेक्स न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश, ये होंगे अन्य न्यायाधीश। और अपेक्स न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो बना था, इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश, जो पहला मुख्य न्यायाधीश बना है, उसका नाम है एलिजा इम्पे। क्या नाम है? एलिजा इम्पे नाम है इसका, एलिजा इम्पे। तो भारत में जो पहला न्यायालय बंगाल के कोलकाता में अपेक्स न्यायालय के नाम से स्थापित हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, उसमें टोटल 4 न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया था और पहला मुख्य न्यायाधीश इसमें बनाया गया था एलिजा इम्पे को। तो अपना टॉपिक चल रहा है भाग 5 का अध्याय 4 अनुच्छेद 124 से 147। हम भारत के उच्चतम न्यायालय की बात कर रहे हैं, भारत के सुप्रीम कोर्ट की जो विकास की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सबसे पहले भारत के कोलकाता में अपेक्स न्यायालय स्थापित हुआ और इसकी स्थापना कब होती है? 1774 में। और इसमें टोटल न्यायाधीशों की जो संख्या थी वो थी 4, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। इसमें टोटल न्यायाधीशों की संख्या 4। और ये जो अपेक्स न्यायालय कोलकाता में खोला गया है, इसका पहला मुख्य न्यायाधीश बना था एलिजा इम्पे। इसके बाद में भारतीय जो संविधान है वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर आधारित है। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। पूछे आपसे कि भारत में जो वर्तमान संविधान है ये किस अधिनियम पर आधारित है, तो 1935 के अधिनियम पर आधारित है। अब ये 1935 का जो अधिनियम है, इसमें भारत में संघीय शासन स्थापित हुआ है। कैसा शासन स्थापित हुआ है? संघीय शासन। और भारत में पहला संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट
फेडरल कोर्ट, पहला संघीय न्यायालय, भारत में पहला संघीय न्यायालय बनाया गया 1935 के अधिनियम के तहत। 1935 के अधिनियम के तहत भारत में पहला फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और ये नई दिल्ली में। कहाँ स्थापित हुआ? नई दिल्ली में। यह नई दिल्ली में स्थापित हुआ संघीय न्यायालय। पहली बार भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को की गई। इसकी स्थापना होती है 1 अक्टूबर 1937। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब होती है? 1 अक्टूबर 1937 को 1935 के अधिनियम के पर आधारित है। ये भारत में जो फेडरल कोर्ट खोला गया है, पहला संघीय न्यायालय स्थापित किया गया है भारत में, वो 1935 के अधिनियम के आधार पे है। क्वेश्चन आए कि भारत में पहला संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम पर आधारित है? 1935 के अधिनियम के आधार पर है। ये संघीय न्यायालय की स्थापना, फेडरल कोर्ट की स्थापना भारत में कब होती है? 1 अक्टूबर 1937। अब 1 अक्टूबर 1937 में फेडरल कोर्ट आ गया भारत में। क्या आ गया? फेडरल कोर्ट। ये फेडरल कोर्ट जो है वो नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ये दिल्ली में स्थापना होती है 1935 के अधिनियम के तहत। अब ये जो संघीय न्यायालय है, भारत में पहला संघीय न्यायालय स्थापित है, इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम पूछा जाता है। इसका पहला मुख्य न्यायाधीश, तो इसका पहला मुख्य न्यायाधीश बना था मोरिस गवेर। कौन बना था? मोरिस गवेर बना था। इसका पहला मुख्य न्यायाधीश कौन बना था? मोरिस गवेर बना था। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि भारत में जो संघीय न्यायालय है, संघीय न्यायालय, इसका अंतिम मुख्य न्यायाधीश कौन बना? तो इसका अंतिम मुख्य न्यायाधीश था H.L. कानिया। कौन है? इसका अंतिम मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जी कानिया बोल सकते हैं, H.L. कानिया। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझें। जैसा कि आप देखते हैं कि भारत स्वतंत्र होता है 15 अगस्त 1947 में। कब होता है? 15 अगस्त 1947 में। भारत का संविधान बनकर तैयार होता है 26 नवंबर 1949 में। भारत का संविधान कब बनकर तैयार होता है? 26 नवंबर 1949 में। और भारत गणतंत्र बनता है 26 जनवरी 1950 में। इस दिन भारत का पहला राष्ट्रपति जो है वो शपथ लेता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन आता है कई बार कि जब भारत का पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बना तो उसे राष्ट्रपति पद की शपथ किसने दिलाई थी? तो H.L. कानिया ने दिलाई थी। किसने दिलाई थी? H.L. कानिया ने। और संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। किस रूप में? यह संघीय न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है। सुप्रीम कोर्ट नहीं बना है बे। अभी देश स्वतंत्र हो चुका है, देश का संविधान बन चुका है, संविधान लागू भी हो चुका है 26 जनवरी 1950 को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अभी नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट की तरह से काम कौन कर रहा है? फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय कर रहा है। अब ये संघीय न्यायालय का अंतिम मुख्य न्यायाधीश कौन है? H.L. कानिया है। और यही H.L. कानिया भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ दिलाते हैं। किसको? तो भारत का पहला राष्ट्रपति कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें शपथ दिलाने वाला कौन है? H.L. कानिया है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना होती है अब वो तारीख है 28 जनवरी 1950। सुप्रीम कोर्ट की भारत में स्थापना कब होती है? 28 जनवरी 1950। तो भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई। और इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश, इसका पहला प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं, प्रथम मुख्य न्यायाधीश इसके जो बने हैं उनका नाम है H.L. कानिया। कौन है? H.L. कानिया। H.L. कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कौन है? H.L. कानिया।
तो ये 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। आपने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में बातें देखी हैं, एक बार दोबारा से देख लीजिए। हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 की, अनुच्छेद 124 से 147। इसमें क्या है? उच्चतम न्यायालय है। भारत में पहली बार न्यायालय खोला गया किस एक्ट के तहत है? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कहाँ पे? कोलकाता में। किस नाम से? अपेक्ष न्यायालय के नाम से। ये कब प्रारंभ हुआ? 1774 में। इसमें टोटल न्यायाधीश कितने थे? तो इसमें टोटल न्यायाधीश 4 थे, 3 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। और अपेक्ष न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन बना? एलिजा इम्पे बना। कौन बना? एलिजा इम्पे। उसके बाद में देखा कि भारत में एक नया शासन अधिनियम आया, भारत सरकार अधिनियम 1935, और भारत का जो वर्तमान संविधान है वो इसी अधिनियम पर आधारित है। और इसके तहत भारत में संघीय शासन स्थापित होता है। भारत में फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाती है और भारत में ये पहला फेडरल कोर्ट नई दिल्ली में स्थापित हुआ और इसने कार्य करना प्रारंभ किया था 1 अक्टूबर 1937 से। और यही फेडरल कोर्ट जो है वो आगे चल करके 28 जनवरी 1950 को भारत का सुप्रीम कोर्ट बना और सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बने H.L. कानिया। तो आगे सुप्रीम कोर्ट में जो प्रावधान किए गए हैं उनके बारे में समझिए। जैसा आप उच्चतम न्यायालय के प्रावधान की बात करेंगे तो उच्चतम न्यायालय का प्रावधान आपने देख लिया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक है। अब सबसे पहले अपन देखते हैं अनुच्छेद 124(1) के बारे में। 124(1) में बताया गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में 7 + 1 = 8 टोटल न्यायाधीश होंगे। भारतीय संविधान की जो मूल अनुच्छेद है उसमें बताया गया है कि भारत में जो सुप्रीम कोर्ट होगा इसमें 7 + 1 8 न्यायाधीश होंगे। अनुच्छेद 1 में सुप्रीम कोर्ट का क्या किया गया है? गठन किया गया है। और भारत के सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में 7 + 1 कुल 8 न्यायाधीश होंगे। कुल कितने? 8 न्यायाधीश होंगे। ये बात भारतीय संविधान के मूल संविधान के अनुच्छेद 124(1) में बताया है कि भारतीय संविधान के तहत उच्चतम न्यायालय का जो गठन का प्रावधान है वो अनुच्छेद 124(1) में है। और इसमें न्यायाधीशों की संख्या भी लिखी गई है कि इसमें न्यायाधीश जो है वो 7 + 1 टोटल कितने न्यायाधीश होंगे? 8 न्यायाधीश होंगे। ये बात समझ में आ गई? आगे चलें तो आगे देखिए अगला फैक्ट आप इसमें ये लिखा गया है कि संसद कौन है? संसद न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि और कटौती कर सकता है। संसद न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि और कटौती कर सकता है। संसद इनकी संख्या को घटा बढ़ा सकता है, ये ध्यान रखना है। तो 124(1) में सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात की गई है और भारत के सुप्रीम कोर्ट में 7 + 1 8 टोटल न्यायाधीश होंगे और समय समय पर संसद ने इन न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की है। लास्ट बात करें इसकी तो 2019 में न्यायाधीशों की संख्या जो है वो 33 + 1 = 34 पहुंच गई है। जो भारतीय संविधान के मूल आर्टिकल 124(1) में टोटल न्यायाधीश 8 बताए, संसद इसमें समय समय पर संख्या में वृद्धि कर सकता है, न्यायाधीशों की संख्या घटा भी सकता है। लेकिन जैसे जैसे भारत की पॉपुलेशन बढ़ी है, सुप्रीम कोर्ट का काम बढ़ा है, तो संसद ने समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या में क्या किया है? वृद्धि की है। तो पीछे 2019 में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? 34। क्वेश्चन आए कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में, भारत के उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है? तो टोटल 34 न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है। कितना? 34 न्यायाधीशों का प्रावधान अनुच्छेद 124(1) में किया गया है। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 124(2). अनुच्छेद 124(2) और 124(2) में नियुक्ति की बात की गई है। क्या की गए हैं? नियुक्ति। तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश है, कौन है? मुख्य न्यायाधीश
मुख्य न्यायाधीश, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश प्लस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श से। भारत में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसके परामर्श से करेगा? उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों व हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श से। दोनों बातें इसमें ध्यान रखनी है। ये प्रावधान नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। अब आपके दिमाग में आए तो अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कर रहा है? तो आपको बताना है कि अन्य न्यायाधीश जो होते हैं इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इसमें परामर्श होगा मुख्य न्यायाधीश का। परामर्श किसका होगा? परामर्श होगा मुख्य न्यायाधीश का। परामर्श मुख्य न्यायाधीश का होगा। तो हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(2), जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। और न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। किसका परामर्श लेगा? सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का प्लस हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का। और ये संविधान में लिखा गया है प्रावधान, आगे इसमें थोड़ा संशोधन हुआ है। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। नियुक्ति में अगली बात ये ध्यान रखनी है आपको कि नियुक्ति के लिए कोलेजियम का प्रावधान किया गया है। किसका? कोलेजियम। कोलेजियम। मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति हो रही है वो ध्यान रखना वरिष्ठता के आधार पर हो रही है। किस आधार पर हो रही है? वरिष्ठता के आधार पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहा है राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश प्लस हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के परामर्श से। लेकिन हमारे देश में 2 बार वरिष्ठता के क्रम को लेकर के उल्लंघन हुआ है। एक बार 1973 में और एक बार 1977 में। ये दोनों ही उल्लंघन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के काल में हुए थे। इसके बाद से वरिष्ठता के क्रम में उल्लंघन ना हो इसे लेकर एक प्रणाली लागू की, कोलेजियम। क्या? कोलेजियम। कोलेजियम में कुल 5 न्यायाधीश होते हैं। कोलेजियम में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 5 न्यायाधीश होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश। कोलेजियम में कुल 5 न्यायाधीश होते हैं। एक कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश होता है। एक कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश। और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश। किसके? सुप्रीम कोर्ट के। 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। किसके? सुप्रीम कोर्ट के। तो ये सिफारिश करेंगे मुख्य न्यायाधीश की और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश जो है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में कोलेजियम सिफारिश करेगा और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश परामर्श करेगा राष्ट्रपति से। उस आधार पर नियुक्तियां होंगी। तो कोलेजियम में टोटल कितने लोग होते हैं? 5। कौन? एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 अन्य न्यायाधीश। तो हम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(2) पढ़ रहे हैं, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश प्लस हाई कोर्ट के न्यायाधीश। और इसमें वरिष्ठता के आधार पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। हमारे देश में वरिष्ठता के क्रम में 2 बार उल्लंघन हुआ है। कितनी बार है? कब कब? 1973 में और 1977 में। और उस समय देश की प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी हैं। कौन है? इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब कोलेजियम में टोटल कितने लोग हैं? कौन है? एक मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश। ये कोलेजियम सिफारिश करता है राष्ट्रपति से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए। अब इसमें आगे और होता है थोड़ा सा। हमारे देश में एनजेक की स्थापना होती है। जैसे ही मोदी सरकार आती है तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करती है। किसकी स्थापना करती है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना जो है वो 99वें संविधान संशोधन के तहत की गई है। किस संविधान संशोधन के तहत?
99वां संविधान संशोधन 2015 के तहत एनजेक की स्थापना की गई। भारत में कोलेजियम के स्थान पे, ये फैक्ट समझने की कोशिश कीजिए। जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिश कौन कर रहा है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोलेजियम कर रहा है। लेकिन सरकार ने, संसद ने क्या प्रावधान किया? कोलेजियम के स्थान पे एनजेक लेके आई। एनजेक की फुल फॉर्म है नेशनल जुडिशियल अथॉरिटी कमीशन। क्या है? नेशनल जुडिशियल ऑथोरिटी कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। अब इसमें यह कहा गया, लास्ट में बता दूंगा मैं, कोलेजियम वैसे बता दिया गया। कोलेजियम 5 न्यायाधीशों का एक ग्रुप होता है। कितने न्यायाधीशों का? 5 न्यायाधीशों का, एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश, उनको कोलेजियम कहा गया है। और ये सिफारिश करता है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए, किससे? राष्ट्रपति से। और 99वां संविधान संशोधन होता है 2015 में। इसके स्थान पे क्या आता है? एनजेक आता है। एनजेक जो है उसका नाम है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, कि जो सिफारिश कोलेजियम कर रहा है वो कार्य एनजेक करेगा। कौन करेगा? एनजेक। और इस एनजेक में कहा गया है कि इसमें टोटल 6 लोग होंगे। कितने लोग होंगे? 6 लोग होंगे। और 6 लोगों में एक तो होगा मुख्य न्यायाधीश। कौन है? मुख्य न्यायाधीश देश का। मुख्य न्यायाधीश एनजेक का अध्यक्ष होगा, ऐसा कहा गया। एनजेक का अध्यक्ष कौन होगा? मुख्य न्यायाधीश होगा। साथ में एक आ गया 2 वरिष्ठ न्यायाधीश। कौन है? सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश। 3 लोग हो गए ना, टोटल कितने हैं? 6। और साथ में ये कहा गया कि इसमें एक विधि मंत्री होगा। कौन है? विधि मंत्री या कानून मंत्री। विधि मंत्री या कानून मंत्री। और 2 अन्य होंगे, इसमें एक देश का प्रधानमंत्री और एक विपक्ष का नेता। प्रधानमंत्री के साथ में कोई अन्य मंत्री हो सकता है या प्रधानमंत्री होता है। तो 2, 2, 4 और 5 और 6, टोटल कितने लोग हैं? 6 लोग होंगे। किसमें? एनजेक में। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि कोलेजियम जो सिफारिश करता है राष्ट्रपति से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए, उसके स्थान पे संसद ने कानून बनाया, एक नया संविधान में संशोधन किया। 99वां संविधान संशोधन जो 2015 में होता है। अब ये 99वां संविधान संशोधन 2015 में होता है, इसके तहत क्या गठन किया गया? एनजेक का गठन किया गया। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल जुडिशियल अथॉरिटी कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ये आयोग वो कार्य करेगा जो कोलेजियम कर रहा है। अब इसमें देखिए टोटल एक मुख्य न्यायाधीश है, 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, एक विधि मंत्री है, एक प्रधानमंत्री है, एक विपक्ष का नेता है। तो आपने पढ़ा है कि कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका में किसी प्रकार का इंटरफेयर न करे। हमारे संविधान की मूल भावना कहती है कि देश की जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका में आते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, मतलब सरकार। न्यायपालिका में किसी प्रकार का क्या न करे? इंटरफेयर न करे, ऐसा प्रावधान किया गया संविधान में। यह संविधान की मूल भावना है। यह अनुच्छेद 50 में भी कहा गया है कि कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग रहेगी। लेकिन इसे, अब आपने देखा कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को है। संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको है? संसद को। और संसद के द्वारा किए गए संशोधन को अनुच्छेद 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान का सबसे शक्तिशाली अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 13, जिसका नाम है न्यायिक पुनरावलोकन। क्या नाम है? अब न्यायिक पुनरावलोकन में यह प्रावधान किया गया है कि अगर संसद कोई संशोधन करता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट इस बात की तसल्ली करेगा, जांच करेगा कि जो किया गया संशोधन है
वो संविधान की भावना के अकॉर्डिंग है या संविधान की भावना के विपरीत है। यदि वो संशोधन संविधान की भावना के विपरीत है तो सुप्रीम कोर्ट उस संशोधन को खारिज कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि भारतीय संविधान का रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है। संविधान का रक्षक किसे कहा गया है? उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। अब ये एनजेक ले जाया गया, 99वां संविधान संशोधन जो था वो सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया। ये हो गया था संशोधन पार्लियामेंट में, राष्ट्रपति के सिग्नेचर भी हो गए थे, लेकिन इसको कहाँ ले जाया गया? सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया और कहा गया कि ये जो संशोधन किया गया है ये संविधान का उल्लंघन है, संविधान की भावना के विपरीत है। और भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका अध्ययन करते हुए और इसे कंप्लीटली खारिज कर दिया। मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका था उस समय जब सरकार 14 में आई थी और सरकार के द्वारा किया गया 99वां संविधान संशोधन कंप्लीटली क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया गया। तो अब एनजेक का कोई अस्तित्व नहीं है। अब एनजेक का अस्तित्व खत्म हो गया तो कौन बच गया? कॉलेजियम बच गया। कौन बच गया? कॉलेजियम। तो आपने अनुच्छेद 124(1) में भारत के सुप्रीम कोर्ट की गठन की बात की और उसमें कहा गया कि भारत के उच्चतम न्यायालय में 1+7 कुल 8 न्यायाधीश होंगे और न्यायाधीशों की संख्या में कटौती और वृद्धि करने का अधिकार केवल और केवल संसद को रहेगा। विधानमंडल में कोई पास में न्यायपालिका को लेकर के कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद में अगला जो आर्टिकल आया 124(2), इसमें आपने पढ़ा नियुक्ति के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति वरिष्ठता के आधार पर करता है, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सिफारिश पर। और नियुक्ति के में वरिष्ठता के क्रम में 2 बार देश में क्या हो गया? उल्लंघन हो गया। एक बार 1973 में, एक बार 1977 में इंदिरा गांधी के काल में। उसके बाद में ये रूल बनाया गया कि दोबारा वरिष्ठता के आधार पे उल्लंघन न हो उसके लिए कॉलेजियम की स्थापना होती है। और कॉलेजियम में टोटल 5 लोग हैं। कॉलेजियम में कुल कितने हैं? 5। एक वरिष्ठतम न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश। वो सिफारिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा। बाद में कॉलेजियम के स्थान पे क्या लाया गया? एनजेक लाया गया। एनजेक में टोटल कितने सदस्य होंगे? 6 होंगे। 3 न्यायपालिका से होंगे, 3 अन्य होंगे। अब ये 3 कार्यपालिका से हो गए तो इसलिए इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। एनजेक का प्रभाव वर्तमान में समाप्त कर दिया। तो उसके स्थान पे अभी सिफारिश कौन करता है? कॉलेजियम करता है। इसके बाद में अगले अनुच्छेद पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 124(3). क्या आता है? अनुच्छेद 124(3). 124(3) जो अनुच्छेद है उच्चतम न्यायालय का, इसमें सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता का उल्लेख है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 124(3) में है। अब इसमें कहा गया है कि भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, क्या हो? भारत का नागरिक। पहली शर्त इसमें बताई गई है कि 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में, 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश रहा हो, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश रहा हो। पहली योग्यता ये है। यदि ये शर्त कोई पूरा करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। या का मतलब हाँ का अलावा भी एक योग्यता और है। तो आप पढ़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यताएं। क्या पढ़ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यताएं अनुच्छेद 124(3) में है। किस में है? अनुच्छेद 124(3) में है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यताएं। अब इसमें पहली बात बताई गई है, कॉमन है, भारत का नागरिक हो। अब मेन बात यह है 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश रहा हो, वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन सकता है।
तो भारत में ज्यादातर जो न्यायाधीश जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में वो इसी योग्यता से जाते हैं। दूसरी योग्यता ये है, इसके अलावा यदि 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में अधिवक्ता मतलब वकालत अधिवक्ता रहा हो, जो हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश के नीचे वकालत कर चुका हो 10 वर्ष तक, जो 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकालत कर चुका है, अधिवक्ता है, हाई कोर्ट में वकील है, वो व्यक्ति भी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन सकता है। दूसरी बात। और तीसरी योग्यता इसमें यह बताई गई है, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता हो। राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता हो। अब इन तीन में से किसी एक बेस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 124(3) क्या है? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता। और इसके लिए बताया गया कि भारत का नागरिक हो, 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश रहा हो, पहली योग्यता ये हो गई। भारत में ज़्यादातर जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने हैं वो इस योग्यता से बने हैं। और दूसरी योग्यता बताई है 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में क्या रह चुका हो, अधिवक्ता या वकील रह चुका हो, वकालत कर चुका हो। और तीसरी योग्यता बताई है राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता हो। अब एक नाम आता है SM सीकरी। SM सीकरी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बना है और अधिवक्ता वाली योग्यता से। क्वेश्चन आए कि उस न्यायाधीश का नाम बताइए जो सुप्रीम कोर्ट में पहली बार अधिवक्ता वाली योग्यता से, या पहला अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाला पहला अधिवक्ता जो रहा है उसका नाम कौन है? SM सीकरी है। और सुप्रीम कोर्ट में पहली ऐसी महिला न्यायाधीश बनी हो जो अधिवक्ता रही हो तो उसका नाम आएगा इंदु मल्होत्रा। क्या नाम आएगा? इंदु मल्होत्रा। तो इंदु मल्होत्रा वो न्यायाधीश है, पहली महिला न्यायाधीश जो अधिवक्ता वाली योग्यता से सुप्रीम कोर्ट में क्या बनी है? न्यायाधीश बनी है। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में 34 कितने 34 न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। और महिला न्यायाधीशों की बात करें तो भारत में सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश बनी है बीबी मीरा फातिमा बीबी। क्या नाम है? मीरा फातिमा बीबी। और अधिवक्ता कोटे से पहली महिला न्यायाधीश बनी है इंदु मल्होत्रा। और इसके अलावा ये पूछे कि सुप्रीम कोर्ट में कोई पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हो, तो ऐसी कोई महिला नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनी हो। तो ये बात उतार लीजिए अब।